नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान में जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीशेड्यूल जारी कर दिया है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की जो शेष बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तो बाकी बचे हुए समय में हम जो विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो कक्षा 10 के पाठ नंबर 5, 6 व 7 इन 3 अध्यायों में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इस बार की परीक्षा के लिए बन रहे हैं उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करते हैं। तो जिस प्रकार अपन ने पढ़ा है, पाठ नंबर 6 आपका पूरा केंद्र सरकार से संबंधित है, तो पाठ नंबर 7 आपका राज्य सरकार से संबंधित है। सबसे पहले इस बार जो केंद्र सरकार है उसमें इस बार के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने पास। एक तो लोकसभा, एक अपने पास राष्ट्रपति और एक सर्वोच्च न्यायालय। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से इस बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न में आ सकता है पाठ नंबर 6 में से, यानी संघीय सरकार के टॉपिकों में से लोकसभा का गठन और कार्य शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचन और शक्तियां, और इधर अपन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और साथ में इसका कार्य क्षेत्र, इन टॉपिकों की बात करते हैं। ये वो विषय है जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपको नजर आ सकता है। तो सबसे पहले तो इनको लिखने के साथ साथ इनका गहनता से अपन अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा इन 3 विषयों से ही, जहां से एक बड़ा प्रश्न परीक्षा में आएगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में 2 चीजें अपन को मालूम होनी चाहिए जो परीक्षा में पूछते हैं यहाँ से। एक इसका गठन, लोकसभा का गठन, और एक है इसकी कार्य व शक्तियां या क्षेत्राधिकार कह लीजिए, कार्य व शक्तियां। यहां से पॉइंट्स अपने पास और बिंदुओं की अपन को नॉलेज हो तो आराम से अपने परीक्षा में अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले गठन की अपन बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद में आम चुनाव के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और तो गठन में सबसे पहला ही जो प्रश्न है ना जो बन जाता है वो है, पहला ही जो है वो बिंदु वो है सदस्य। भारत में जो लोकसभा के सदस्य कितने हैं, हम देखते हैं कि कुल सदस्यों की संख्या 552 रखी गई है, परंतु वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा में चुनकर आते हैं। तो यहाँ पर सदस्य कुल तो कितने हैं या अधिकतम हो सकते हैं अपने पास, कुल या अधिकतम सदस्य लोकसभा में, अधिकतम सदस्य 552 और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। जैसा हमने देखा था आम चुनाव 2019 के अनुसार, ये 545 भी अपने पास किस तरह से होंगे कि यहाँ पर 530 सदस्य राज्यों से आते हैं। 530 सदस्य कहां से आएंगे, राज्यों से। 2 सदस्य आंग्लो भारतीय समूह के या एंग्लो इंडियन समुदाय के, अगर उनको उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं मिला हो तो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और शेष अपने पास जो है 13 सदस्य अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से, ये कहां से चुनकर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला ही बिंदु हो गया गठन में अपना सदस्य संख्या या सदस्य। तो अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 545, और 545 का क्लासिफिकेशन ये हो गया। इसमें से अगर आप सदस्य कितने हैं कि वर्तमान में 545 सदस्य हैं, उनमें राज्यों से 530 और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, तो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता आंग्ल भारतीय समुदाय के। दूसरा बिंदु अपन यहां पर लेंगे
इसी से अगला बिंदु बन जाता है सदस्य का निर्वाचन। सदस्य का निर्वाचन, सदस्य का चुनाव किस प्रकार होता है, तो ये अपने पास बिंदु बन जाएगा सदस्य का निर्वाचन। सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपन जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं और इस प्रत्येक मतदान द्वारा और वैश्विक मताधिकार द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो जो है वो अपन यहां पर लिखेंगे कि आम चुनाव में, आम चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष व वैश्विक, प्रत्यक्ष व वैश्विक मताधिकार द्वारा। कहने का मतलब जो भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले भारत के नागरिक हैं, वो सभी नागरिक जो कि वैश्विक हो चुके हैं, उनका किसी भी राज्य की नामावली में जो है वो नाम दर्ज हो चुका है, वो लोग सदस्य के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिनका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज है, वो सभी इनके लिए मतदान करते हैं और सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो कार्यकाल। कार्यकाल यहां पर 2 चीजें हैं, सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का और सदन का कार्यकाल भी यहां पर कितना है, 5 वर्ष का। तो सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष सामान्यतः और सदन का कार्यकाल भी 5 वर्ष सामान्यतः, परंतु इससे पहले भी किसी सदस्य द्वारा भारत में निर्मित किसी भी विधि का उल्लंघन करने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या उसकी मृत्यु होने पर, या उसके द्वारा स्वयं लिखित त्याग पत्र से सदस्यता का त्याग किया जा सकता है। सदन का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु इसे भी जो है वो सामान्य परिस्थितियों के अलावा कई बार जो है आपातकालीन परिस्थितियों में जो है वो बदला जा सकता है। या तो प्रधानमंत्री लिखित में जो है वो लोकसभा भंग करने का जो है वो पत्र राष्ट्रपति को सौंप दे तो 5 वर्ष से पहले ही इसे भंग किया जा सकता है, या आपातकाल में 5 वर्ष से ज्यादा भी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। उससे आगे पर बात करते हैं चौथा बिंदु अपना, क्योंकि यहां से अपन देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न आता है तो अपन को 5 बिंदु कम से कम जो है वो यहाँ पर आने चाहिए गठन से संबंधित। सदस्य संख्या हो गई या सदस्य हो गए, सदस्यों का निर्वाचन हो गया, सदस्य का कार्यकाल हो गया, सदस्य का यहाँ पर जो है वो सदन की अध्यक्षता या सदन का पदाधिकारी, उससे संबंधित बात कर लेते हैं, या लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उसमें जानते हैं एक लोकसभा अध्यक्ष जिसको अपन LS यानी लोकसभा का अध्यक्ष जिसको स्पीकर भी कहते हैं। सभी सदस्य इसके लिए जनता वोट नहीं करती है, जो चुने हुए सदस्य हैं वो वोटिंग द्वारा निर्वाचन द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। इसी प्रकार उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी सदस्यों में से ही किया जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा हो गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव सदस्यों में से किया जाता है, सदस्य ही इसके लिए वोट करते हैं। इसके अलावा और अपन बात करें तो लोकसभा का जो है वो भंग करना, लोकसभा को भंग करने से संबंधित जो प्रक्रिया वो क्या है, सदन या लोकसभा को भंग करना या समाप्त करना। तो अपन देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद में लोकसभा का
निर्वाचन होता है और लोकसभा को भंग करने से संबंधित दो प्रक्रियाएं। सामान्य काल में 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का निर्णय ले सकता है। तो 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री की लिखित जो है वो में पत्र से या लिखित में जो है वो प्रार्थना से उसको लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करने का निर्णय ले सकता है। और यह आपातकालीन परिस्थितियों में जो है वो 5 वर्ष से ज्यादा भी लोकसभा का कार्यकाल चल सकता है। सामान्यतः लोकसभा को भंग करने से संबंधित जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो इस तरह से अपने पास लोकसभा के गठन से संबंधित 5 बिंदु मालूम होने चाहिए, ताकि गठन की प्रक्रिया हमसे पूछे तो अपन 5 बिंदु आराम से लिख सके। उनमें सामान्यतः सदस्य कितने होते हैं, सदस्य की संख्या, सदस्य का निर्वाचन, कार्यकाल, लोकसभा के पदाधिकारी की बात कर सकते हैं, तो इनकी वेतन भत्तों की भी अपन बात कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भारत में जो भारतीय संसद समय समय पर निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि पद पर रहने के दौरान या संसद चलने के दौरान संसद के अलावा इनकी वेतन भत्तों का निर्धारण अन्य कोई दूसरा प्राधिकारी नहीं कर सकता। भंग करने से संबंधित जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, या तो कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने पर या प्रधानमंत्री की लिखित अनुशंसा पर 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। या परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि सदन में किसी भी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो और गठबंधन की सरकार बनने की संभावना नहीं हो, तो भी राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से लोकसभा को भंग करने का निर्णय ले सकता है। तो ये बिंदु अपने पास हो गए। आगे पर बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित भी अपने पास सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, इनसे संबंधित बातें आएंगी। दूसरा पॉइंट यहां से शुरू होगा, ये जो गठन लोकसभा में से जो क्वेश्चन आने वाला हो या तो गठन का या इसकी शक्तियां या प्राधिकार का ना। तो अपने राष्ट्रपति पर चलने से पहले लोकसभा की शक्तियां या प्राधिकार और पढ़ लेते हैं एक बार। लोकसभा की कार्य या शक्तियां। जब आप लोकसभा के कार्य और शक्तियां, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता है मान लीजिए और आप इसका आंसर लिखने वाले हो, 5 नंबर का प्रश्न है, तभी अच्छा लिख पाओगे जब आपके दिमाग में 5 बिंदु आते हैं कि कौन कौन सी लोकसभा की कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, तो 5 बिंदु सबसे पहले आपके दिमाग में आना जरूरी है। सबसे पहला ही जो बिंदु आता है अपना, वो अपन लेते हैं विधायी शक्तियां। सबसे पहला ही बिंदु है विधायी शक्तियां। नंबर 2 अपन बात कर लेते हैं यहां पर वित्तीय शक्तियां। नंबर 3 अपन बात कर लेते हैं प्रशासनिक या कार्यपालिका पर नियंत्रण या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। नंबर 4 अपन बात कर लेते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियां। और नंबर 5 अपन बात कर लेते हैं आपातकालीन शक्तियां। कोई भी 5 बिंदु आपातकालीन शक्तियां। 5 बिंदु यानी 5 शक्तियां आपको याद आती है तो ही परीक्षा में आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं विधायी शक्तियों की ना। विधायी शक्ति से तात्पर्य है विधान निर्माण। संघीय सरकार अगर कोई कानून का निर्माण करना चाहती है तो उसका ड्राफ्ट जो दोनों सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें बारी बारी से उसको पारित करवाना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो ड्राफ्ट यानी वो प्रारूप जो है वो कानून की शक्ल लेगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि विधायी शक्ति का तात्पर्य क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है वो कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस कानून का प्रारूप पहले
लोकसभा से या राज्यसभा से पारित होने के बाद में लोकसभा से भी उसको पारित करवाना आवश्यक है। यहाँ पर कई तरह के प्रावधान है कि सामान्य कानून जो है वो सामान्य बहुमत के आधार पर है, जबकि कोई संविधान संशोधन से संबंधित कोई कानून हो तो वो संसदीय सदन के विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो अपन देखते हैं कि किसी भी कानून का प्रारूप जो है वो लोकसभा के जो है वो द्वारा पारित होने पर ही क्या माना जाएगा, आगे कानून निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। तो ये एक विशेष विधायी शक्ति किसी भी संघीय कानून का प्रारूप लोकसभा यानी एलएस, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों से बारी बारी, तीनों के पास बारी बारी जो है वो पारित होने। तो लोकसभा, राज्यसभा आदि में क्रमबद्ध रूप से लोकसभा और राज्यसभा में बारी बारी से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही अधिनियम बनता है। वित्तीय शक्तियों से तात्पर्य है कि कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक पहली बार तो उसका ड्राफ्ट जो है वो लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, और धन विधेयक या वित्त विधेयक को लोकसभा से पारित होने पर ही वो पारित मान लिया जाता है। इसमें धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं है, राज्यसभा को 14 दिन में उसको पारित करना पड़ता है, संशोधनों सहित या संशोधनों रहित, लोकसभा उनको माने या नहीं माने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वित्तीय शक्तियों से तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ष बजट तथा किसी भी धन विधेयक को एलएस के द्वारा पारित किया जाता है। एलएस यानी लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। राज्यसभा को ज्यादा वित्तीय शक्तियां प्राप्त नहीं है, यानी वित्त विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा केवल उसको 14 दिन देर कर सकती है। 14 दिन के अंदर उसको संशोधनों सहित या संशोधन रहित पारित करना अनिवार्य है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि कार्यपालिका का जो गठन होता है वो गठन किस प्रकार से कि संघीय सरकार में प्रधानमंत्री उसी दल का बनता है जिस दल को लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है। तो कोई भी दल या दलों का गठबंधन जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, अर्थात उन दलों के अगर आधे प्लस एक सदस्य लोकसभा में है तो ही उन दलों का या उस दल का जो है वो क्या होगा, व्यक्ति सरकार बनेगी और उस दल का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा। जैसा आपको मालूम है कि आम चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बहुमत प्राप्त हुआ और उसके कारण बीजेपी का ही क्या है, प्रधानमंत्री है और बीजेपी की सरकार। तो इस तरह से संघीय सरकार के गठन में अपन देखते हैं कि लोकसभा में जिस दल को या दलों के जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त होगा उसी दल की सरकार बनती है। तो ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियां एलएस यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन की सरकार या
प्रधानमंत्री बनता है। यहां पर यह विशेष शक्ति है क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, लोकसभा के ही हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को ही क्या होगा, सरकार बनाने की जो है वो शक्ति होगी। और अगर सरकार बनाने के बाद में लोकसभा में वो दल या सरकार अपना बहुमत खो देती है तो उसको उसी समय जो है वो क्या माना जाता है, सरकार को शक्तिहीन माना जाता है, बर्खास्त माना जाता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन संबंधी शक्तियों का तात्पर्य क्या है कि एलएस यानी लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऐसे ही आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों से तात्पर्य यह है कि अगर सरकार की लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देता है, चाहे तो वो किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन हो या 352 के तहत पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल, तो उस आपातकाल का अनुमोदन वो आपातकाल केवल तभी, यानी लोकसभा जब या का सत्र नहीं चल रहा हो, लोकसभा का सत्र चलने पर 6 वीक यानी 1 माह के अंदर अंदर उसको संसद से पारित करवाना जरूरी है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना जरूरी है, तभी वो आपातकाल आगे जारी रह सकता है, यानी 6 महीने के लिए जारी रह सकता है। तो आपातकाल की घोषणा की 1 माह के अंदर अंदर उसे संसद से पारित करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आपातकाल को हटाने के लिए भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में साधारण बहुमत से जो है उसको प्रारूप पारित करना पड़ता है। तो ये आपातकालीन से संबंधित जो है वो लोकसभा की शक्तियां। तो इस तरह से अपन देखते हैं कोई भी बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 बिंदु अपन को कम से कम लिखने होंगे। इसके अलावा भी अन्य शक्तियां की अपन बात कर सकते हैं जो कि लोकसभा के पास होती है। कोई सा भी छठा बिंदु आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5 बिंदु अपने को तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। और वो बिंदु विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी, निर्वाचन संबंधी अपने पास है। यहाँ पर अपन जो है वो न्यायिक शक्तियों की बात कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियों से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या किसी भी जो है वो न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी हो तो वो जो है शक्तियां महाभियोग की प्रक्रिया के लिए भी उसका प्रारूप या इसके पास दोनों सदनों से बारी बारी से पारित होना जरूरी है, जो न्यायिक शक्ति मानी जाती है। तो आप चाहे उसको आपातकालीन शक्ति रखो चाहे न्यायिक शक्ति रखो, कोई सा बिंदु ले लो, लेकिन 5 बिंदु आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। ऐसे लोकसभा के गठन से संबंधित 5 बिंदु आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। तो आप घर पे इस तरह से 5 बिंदु जो है वो बनाकर किताब की सहायता से इन 5 बिंदुओं के बारे में आप किताब में अच्छे से लिखा हुआ है। कईयों को हो सकता है दिक्कत आ रही हो, राइटिंग की समस्या हो, उनको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो बिंदु तो आप समझ गए कि प्रश्न आएगा अपना किससे संबंधित, लोकसभा से संबंधित। लोकसभा के गठन की प्रक्रिया, लोकसभा की शक्तियां और कार्य, ये कार्य शक्तियां एक ही बिंदु है यहाँ पर। इनसे संबंधित 5 बिंदु आप लिखेंगे किताब को देखकर और उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इस पाठ में से राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय पर अपन बात करते हैं।